हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 9th की पुस्तक कृतिका भाग 1 के अध्याय संख्या 3, जिनके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। और बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं वो हिंदी साहित्य में नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। और यहाँ जो हमारी पाठ्य पुस्तक में उनका जो एकांकी दिया हुआ है, रीढ़ की हड्डी, जो एकांकी है वह एक नाटक का एक रूप माना जाता है। तो उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा है, जिसमें स्त्री शिक्षा जब स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है तो उसमें किस प्रकार से उनका आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। साथ में ही जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं स्त्रियों के प्रति, उन पर भी उन्होंने बहुत ही खासा प्रहार किया है। तो बच्चों, इस सेशन में हम वही एकांकी जिस पर स्त्रियों के प्रति जो रूढ़िवादी परंपरा थी उन पर प्रहार करने के साथ साथ हम किस प्रकार से ये स्त्री शिक्षा पर बल देते हैं, और साथ में जब शिक्षा प्राप्त हो जाती है तो उस शिक्षा से किस प्रकार से महिलाओं में, स्त्रियों में आत्मविश्वास और उनके साहस उत्पन्न होता है। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस सेशन में हम जो मूल पाठ है हमारा रीढ़ की हड्डी, जो क्या है, एक एकांकी है। क्या है बच्चों? एक एकांकी है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ध्यान से समझना इसको। एक एक जितने भी पात्र हैं उन पात्रों के अनुसार हमें एक एक कथन को लगभग याद करना है, जिससे हम लोगों को अभ्यास प्रश्नों में चर्चा करेंगे तब कोई समस्या ना आए। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा, रिकॉर्ड देखा, वो देखा हमने, उसमें क्या देखा बच्चों? उसमें हमने जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया था, और साथ में ही जो रीढ़ की हड्डी थी एकांकी, उसका सारांश भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न है बच्चों, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है बच्चों? हमारी पुस्तक क्या है, कौन सी है? कृतिका भाग 1। तो ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 9th है, पुस्तक का नाम कृतिका भाग 1 है, अध्याय संख्या 3 है, लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। तो रीढ़ की हड्डी हम लोगों को देखना ही है, ठीक है। तो जगदीश चंद्र माथुर इनके लेखक हैं। तो हम मूल जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो रीढ़ की हड्डी एकांकी लिखी है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले पाठ का सारांश देख लेते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए इन्होंने कौन सा पाठ लिखा, कौन सी एकांकी लिखी, रीढ़ की हड्डी। इसमें बच्चों, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। पहले तो उन्होंने जो समाज में स्त्रियों के प्रति जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उन पर चोट की है, बहुत करारा प्रहार किया है कि पाठकों के सामने किस प्रकार से महिलाओं को किस प्रकार रूढ़िवादी परंपराओं में बांधा गया है। अब उन्हें खुला कर देना चाहिए, उन्हें भी शिक्षा देनी चाहिए। और शिक्षा जब देते हैं तो उनमें किस प्रकार से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, यह सब भी हमें दिखाने की कोशिश की है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं क्या? रीढ़ की हड्डी, ठीक है। इस डायग्राम से, इस चित्र से आप लोग पता चल गया होगा कि किस पाठ, कौन सा पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मूल पाठ देखते हैं हम, रीढ़ की हड्डी। शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, यानी कि एक कमरे से इस एकांकी का क्या होती है? शुरुआत होती है। तो मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अंधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। यानी कि एक कमरे से एकांकी की शुरुआत होती है और वहां से अंदर से एक महाशय आते हैं, और जब उनकी पीठ नजर आ रही है और कैसे दिखाई देते हैं? अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं, और एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। यानी कमरे से शुरुआत होती है और उन्हें एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पीठ दिखाई देती है, जो तख्त को पकड़ते पकड़ते हुए कहां आते हैं? वो उस कमरे में चले आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है, और तख्त का जो दूसरा सिरा है किसने पकड़ रखा है? उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब कहते हैं, बाबू अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस उधर। क्या कह रहे हैं? बाबू अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को तो उधर मोड़ दे, बस इतना ही कर कि उधर मोड़ दे उसे। नौकर, बिछादू साहब, बिछोना लाया होगा, कह रहा है बिछादू साहब। बाबू जरा तेज आवाज में
और क्या करेगा, परमात्मा के यहां अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। यानी कि तख्त को पकड़े हुए लाया है, अब बात करा बिछाने की तो कह रहा है किस लिए लाया, फिर इतना पसीना क्यों बहाया है। नौकर तख्त बिछाता है, ही यानी ही करते हुए तख्त को बिछाता है। समझ में आया। यानी कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो तख्त को पकड़े हुए सॉरी, जो तख्त को पकड़े हुए नौकर के साथ आ रहा है, और जब कहता है नौकर कहता है कि यहीं बिछा दो साहब, पहले तो बाबू बोलते हैं, साहब बोलते हैं कि तख्त को तो उधर रख दे, और अब इसके सारे वैसे ही हम लोग चलते हैं। तो वो कहता है कि नौकर कहता है मैं इसे बिछा दूं साहब। वो कहता है फिर इतनी पसीना क्यों बहाया, बिछाने के तो हम लोग इसे लाए हैं। बाबू हंसता क्यों है, वो ही कर रहा था ना, तब कहते हैं बाबू हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। देखो याद आ गई ना जवानी की। कलसों से नहाया था लोटों की तरह, यानी कलसों से नहाया था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहूजी से दरी मांग ला, यानी बहूजी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही, यानी कि वो ही हंसता है। तो बाबू कहता है नालायक हंसता क्यों है, हमने भी कभी कसरत की थी, हमने भी लोटे से, कौन से लोटे से, कलशों के से नहाया था, इन लोटों से नहाया था, कलश के लोटों से। अब कह रहा है कि ठीक है अब इसे सीधा कर यहाँ रख दे और बहू से जा दरी मांग ला, और साथ में उसके ऊपर चद्दर भी बिछाने के लिए लिया जो कल धोबी से यहाँ आई थी। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोस ठीक करते हैं, एक जाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है, और घर की मालकिन कौन है, प्रेमा आ जाती है। यानी कि गुलदस्ते जैसे हम लोग नहीं करते कि हमारे घर कोई आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक के गमले होते हैं उनको साफ कर लेते हैं, कमरे को थोड़ा मिट्टी कहीं जाले उले होते हैं उसको साफ कर लेते हैं, कुर्सियों को भी साफ कर देते हैं, मेज को भी साफ कर देते हैं। जैसे वो साफ कर रहे थे कि नौकर को तो बेच दिया था बहू के पास दरी लाने के लिए, चद्दर लाने के लिए। अब उसी समय जब वो साफ कर रहे होते हैं तो कौन आ जाती है, घर की मालकिन, जिसका नाम क्या है, प्रेमा। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। खाली हाथ। बाबू साहब का नाम क्या था, राम स्वरूप। दोनों तरफ देखने लगते हैं। यानी कि यह जो बताया गया है किसके बारे में बताया गया, पहले तो प्रेमा, जो प्रेमा कौन थी, मालकिन। कैसा था, गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता था कि किसी काम में वह प्रेमा मालकिन है, वह व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह कौन भागता आ रहा है, नौकर जिसे साहब ने इन रामस्वरूप ने भेजा था, और वह खाली हाथ भागता आ रहा है। दोनों तरफ देखने लगते हैं कौन, रामस्वरूप बाबू साहब। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी में, यानी प्रेमा कह रही है किसे, साहब से, क्या कह रही है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी में काम निपट नहीं रहा, कोई मेहमान आने वाले। रामस्वरूप कह रहा है धोती, मैंने धोती कब मंगवाई भाई। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर न जाने किस लिए। अब रामस्वरूप बेचारा साहब थे, वो नौकर से तो मंगाए थे क्या, दरी और चद्दर, उसने कहीं धोती के लिए कह दिया होगा। तो कह रहा है धोती तो मैंने मंगाई नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कहते हाँ अभी तो तुम बदल कर आए हो, फिर किस लिए, न जाने किस लिए तुम्हें धोती चाहिए। तुम भी है ना, काम वैसे ही हाथ फूल रहे, काम वैसे नहीं हो पा रहा, तुम भी नए काम दे देते हो। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। नौकर का नाम क्या है, रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहां से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं, उल्लू कहीं का। यानी कि
जो नौकर था रतन, उससे तो कहते हैं कि दरी लिया और एक चद्दर लिया। चद्दर कहते हैं कि जो धोबी की यहाँ से कल आई थी वो ले आ। अब धोबी तो सुना नहीं, उसे क्या सुन गया, धोती सुन गया बेचारे को। अब उसकी भी क्या गलती। तो कह रहा है तेरे लिए दिमाग और दूसरा कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा पूजा वाली कोठड़ी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं न, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। अब प्रेमा रतन से कहती है, डॉक्टर से, उसे नौकर से कहती है कि अच्छा। अब नौकर से कहती जा पूजा वाली कोठड़ी में जा और लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं न, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन और फिर कहता है और दरी कहां से, चलो चद्दर तो मिल गई, और दरी कहां से लाऊं। प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। अब प्रेमा कह रही है, वो क्या ना दरी, तो प्रेमा कह रही है दरी तो यही रखी है, देख वो कोने में पड़ी हुई, नालायक तुझे दिखाई नहीं देता। राम स्वरूप यानी बाबू साहब दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, यानी हारमोनियम, ठीक है, और सितार भी, जल्दी जा। और कहता है कि बीबी जी कमरे में हारमोनियम रखा हुआ है और सितार रखा हुआ है, उसे जल्दी से उठा ला। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। यानी पति पत्नी कौन, प्रेमा और राम स्वरूप, ठीक है, दोनों मिलकर दरी को बिछाते हैं तख्त के ऊपर। प्रेमा, हाँ लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब प्रेमा कहती है अपने पति रामस्वरूप से कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है वह तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो। ये मुंह फुलाए पड़ी है तो माँ का कर्तव्य होता है तुम उसे पूछो क्या समस्या है, क्यों मुंह फुला रखा है। भाई जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। यानी कोई रिश्ता वाले आ रहे होते हैं, जिस प्रकार से ये बातें हो रही है तो आप लोगों को भी लग गया होगा, कोई रिश्ते वाले आ रहे होंगे। अब बेटी क्या तो किसी से प्रेम करती होगी या प्रेम नहीं करती, पहला कारण तो तुम यही लगाओगे, या दूसरा पढ़ाई का। अभी क्योंकि इसमें प्रेम के बारे में नहीं बताया गया, मैंने सारांश इसीलिए बताया था, जो स्त्रियों के प्रति जो रूढ़िवादी परंपरा है उस पर प्रहार करते हुए साथ में उसकी शिक्षा से स्त्रियों में किस प्रकार से आत्मविश्वास और साहस दिखता है हम लोगों को, तो उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जब वो कहती है पत्नी अपने पति यानी प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है तो मुंह फुलाए पड़ी है, वो कहती है तुम किस मर्जी के दवा हो, तुम उसे पूछो क्या कारण है, तुम समझाओ। किस तरह से वो लोग पकड़ में आए, किस प्रकार से वो लोग राजी हुए हैं आने के लिए। अब तुम मेरी पूरी मेहनत को बेकार करना चाहो, पानी फेरना चाहो तो फेर सकते हो तुम लोग। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं। प्रेमा क्या कह रही है बाबू से यानी कि रामस्वरूप से कि मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। यानी को कह रही है जतन यानी प्रयत्न। वो कह रही है मैं क्या करूं, मैं ही क्या करूं, मैंने सारे प्रयास कर लिए, सारे प्रयत्न कर लिए और मैं तो हार गई। तुम ही ने यानी कि तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है, यानी तुम ही ने उसे इतना पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है, क्योंकि आम घर में यही बातें होती हैं। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं है। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, जानते हो क्या। याद आया कुछ। तो हमारा जमाना सही था, जो हमें क्या आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, गिनती 1 2 3 4, बहुत हुआ स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, लक्षण यानी लक्षण।
यानी कि स्त्री सुबोधनी में ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ है जो तुम्हारे बीए और एमए करने के बाद में इतनी सीख नहीं मिलती है। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, यानी कह रहा है कि रामस्वरूप कह रहा ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। यानी कि रामस्वरूप कहता है ग्रामोफोन बाजा होता है, आपने सुना है? वो कहता है क्यों कि दो प्रकार का होता है। एक तो इंसान के द्वारा बना हुआ, जिसे एक बार बजाया, सुना और बस वो समाप्त हो गया। एक रिकॉर्ड किया हुआ, जिसको बजाने के लिए एक बार चढ़ा दो उस प्लेट को, डिस्क को, तो वो रुकने का नाम नहीं लेता है। जो किसके द्वारा बनाया हुआ है? परमात्मा के द्वारा। प्रेमा, हठोबी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। तुम कह रहे तुम्हें ठठोली यानी होता है मजाक, अस्सी मजाक। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को, उमा कौन है? उसकी पुत्री, उमा को राह पर लाते हैं, उमा को राह पर लाते अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। यानी कि रामस्वरूप, पत्नी का नाम प्रेमा और पुत्री का नाम उमा, ठीक है, पढ़ी लिखी है। अब कह रहा है, अब पत्नी कह रही है कि तब देरी कितनी पड़ती है उन लोगों को आने की, अब जल्दी से तुम अपनी बच्ची को मना लाओ। अब रामस्वरूप कह रहा है तो क्या हुआ, मुझे ये तो बताओ, हुआ क्यों? वह क्यों मुंह फुलाई पड़ी है? क्यों, क्या समस्या है? मुझे बता तो सही। प्रेमा, तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, यानी कि थोड़ा संजा सवर के नीचे लाना। ठीक ठाक करके मतलब आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। यानी कोई भी सुंदर हो, बिना श्रृंगार के लड़की को कोई नहीं पूछता है। इसी मारे मैंने तो देखा पाउडर तो सुना है, वोडर क्या होता है? ये निरर्थक शब्द है, तो यहां ध्यान रखना, पाउडर वोडर में आपका द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में भी कौन सा है? पाउडर आदि, यानी कि समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेटकर लेट गई, वही मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। माँ कह रही है कि मैंने तो, चाहे लड़की कितनी भी सुंदर हो, जब तक वो श्रृंगार नहीं करेगी, पाउडर वाउडर नहीं लगाएगी, मेकअप नहीं करेगी, तब तक कोई नहीं पूछता। लेकिन आपने उसे पढ़ा लिखा टांट पर बैठा लिया है, तो पाउडर वाउडर तो लगा नहीं रही है और मुंह फैला के पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता, तुम ही अब कुछ करो। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है, यानी कि कारोबार, ठीक है। हाँ, ऐसा ही है, लैंग्वेज ऐसी है, तो आप कोई बात नहीं, समझ लो। वो कह रहा है कि आजकल का जमाना ऐसा है, पाउडर वाडर से तो लोगों को कारोबार चल रहा है, बहुत सारे लोग अमीर बन गए हैं, पर न जाने ये लड़की क्या है, कैसा दिमाग है इसका। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, मैंने कहा था कि इंट्रेंस ही पास कराओ तो लड़की हमारे हाथ में रहेगी, लेकिन लड़की अब हाथ से निकल चुकी है, अब तुम ही करो, मुझे नहीं पता। रामस्वरूप बात काटकर, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। प्रेमा से कहता है, कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, यानी मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। यानी बीच में बात काटते हो, कुछ समझाया होगा भी लड़के वाले आए तो क्या क्या बातें करनी है, तो तुम तो अभी सब उगल रही हो, इसका मतलब लड़की कुछ ज़्यादा पढ़ी हुई है, यानी उनको कम बात हो रही होगी कि तुम्हें उन्हें कम बताना है, लेकिन तुम तो अभी उगल रही हो सब कुछ।
वो उगलना बिल्कुल भी नहीं है। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। वो कह रही है अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरा जो काम है वह मुझे तुम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बोरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना, यानी कि रतन आ गया। तो वो कह रहा है कि पाउडर ऑर्डर नहीं लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बेटी वैसे भी सुंदर है, लेकिन उसे पान लेकर के भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना, और रतन का आना, यानी रतन आ गया है। रतन कह रहा है, रतन से कह रहा है इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। यानी कि रतन आ गया, रतन उधर से मंगाया था ना हारमोनियम और सितार बजाया, मंगाया था प्रेमा के रूम से, तो बीवी जी के कमरे से। तो वो लेके आए तो कह रहा है चद्दर यहाँ खोल दे और जरा उधर से पकड़, इसे बिछा देते हैं, चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। देखो महत्वपूर्ण है, कौन कह रही है? प्रेमा। क्या क्या तैयार है? नाश्ता तैयार है, मिठाई वे लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी हैं। टोस्ट यानी टोस्ट होते हैं ना जो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाय के साथ खाते हैं ना, कुछ फैन वगैरह ऐसा कुछ होता है, टोस्ट होते ही, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं है। लेकिन कह रही है मक्खन अभी नहीं आया है। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं है। अब बताओ। रतन, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों यहाँ पर, कि किसी भी परिवार में, कोई भी परिवार हो, XYZ, यानी कि जब कोई काम बिगड़ता है, यानी पत्नी कुछ काम बता देती है उस मकान में, तो ये ध्यान रखना पति पत्नी पर ही चिल्लाता है कि तुम्हें इस वक्त याद आया है। अरे तुम्हें भी तो पता होना, जब ये सामान पहले लिखा दिया गया तो पहले ला के रख देते। लेकिन पति हमेशा पत्नी को ऐसे वक्त पर डांटता रहता है, आप भी देखते हो घरों में भी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि रतन यहाँ का काम करेगा या ठीक या घी लेकर आएगा, और जो दुकान के दफ्तर के चपरासी उन्हें कहा था आने के लिए, सो वो नखरे के मारे नहीं आए। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? प्रेमा कह रही यहाँ का काम कोई ज्यादा नहीं है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। यानी कह रही यहाँ इतना काम नहीं है, जो नाश्ता रखा हुआ ट्रे में तो वो तुम्हें पकड़ा देंगे, और कुछ फिर भी छोटा मोटा काम तो आप उठकर कर लेना, यहाँ कौन सा ज्यादा काम है, इतनी देर में रतन मक्खन लेकर आ ही जाएगा। और आदमी कितने आ रहे थे? 2, ये ध्यान रखना, कितने आदमी आ रहे थे? 2। राम स्वरूप, हाँ तो हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। एक तो कौन आ रहा है? बाबू गोपाल प्रसाद आ रहा है, एक उसका लड़का आ रहा है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, यानी करीना होता है ध्यान से। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। यानी वकील है, सभा सोसाइटी में जाते रहते हैं, लेकिन इन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, सुशील लड़की चाहिए। तो उनके सामने थोड़ा कम ही बातें करे, और कुछ समझाया होगा उन्हें तो उन्हें गुस्सा, तो मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, अच्छा परिवार है। प्रेमा कह रही है और लड़का?
रामस्वरूप कह रहा है बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी क्या है, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, यानी कि बीएससी के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, यानी कह रहा है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम यानी शिक्षा का सवाल दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये सभी। रामस्वरूप गुस्सा भी आता, पर क्या करे, अच्छा लड़का मिल रहा है तो थोड़ा सा दबना भी पड़ता है। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, अब रतन दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। बाबूजी बाबूजी, अब रतन कह रहा है बाबूजी बाबूजी चिल्लाता आ रहा है। रामस्वरूप कह रहा है क्या है, रतन कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा रहे, बेवकूफ गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अबे इधर उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। अब प्रेमा से कहता है कि प्रेमा थोड़ा सा उमा को समझा देना, वो थोड़ा सा गा देगी। उन्हें थोड़ा कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अब कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो उन्हें थोड़ा बहुत गाना अच्छा लगता होगा, तो उन्हें कह रही है गाना बोल देना, उमा को वो गाना गा देगी। कहने का यही तात्पर्य है कि पढ़े लिखे लोग हैं, संस्कार अच्छे हैं, थोड़ा गुस्सा उनको ज़्यादा भी आता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, वकील है, लड़का बीएससी करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन उन्हें थोड़ा कम पढ़ी लड़की चाहिए जो केवल घर का ही काम करे, बस और कुछ नहीं। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे बाजे से अटक जाती है। प्रेमा कह रही है, ओह यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कम वक्त। किसको कह रही है, नौकर को। क्या नाम था, रतन। तो कह रही है, ओह वो नालायक इस बाजे को भी नीचे ही रख गया कम वक्त। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी, कि तुम जाओ, मैं इस बाजे को तुम्हें ऊपर रख दूंगा। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक देते हैं, किवाड़ों पर चले जाते हैं। रामस्वरूप हैं आइए आइए हैं कहते हैं ना, ऐसे हैं आइए आइए हैं ऐसे करते हैं ना, हंसते हुए कहते हैं ना, तो इस प्रकार कह रहे हैं कि हैं आइए आइए हैं। उनको किनको, जो गोपाल प्रसाद रूस का लड़का आ रहा था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बाप गोपाल प्रसाद क्या करता है, वकील है, बेटा बीएससी करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। वो कह रहा है तालीम अलग है चीज है और पढ़ाई अलग चीज है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, लड़के का नाम क्या है, शंकर, जो क्या था, बीएससी करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। आंखों से लोग चतुराई टपकती है, आंखों से उन लोगों की चतुराई टपकती है, लोग चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खींच निपोरने वाले नौजवानों में से है। खींच यानी खींच होती है ना, अलग से तुनक मिजाज का, बेइज्जती करने वाला व्यंग रूप में। आवाज पतली है लड़के की और खिसियाहट भरी और खिसियाहट भरी है। झुकी कमर है इनकी खासियत है, झुकी हुई क्या है, उसकी कमर है। ध्यान से समझना, पहले बता रहा हूँ, प्रश्न आंसर यहीं से उनका आंसर होगा, सभी अभ्यास प्रश्नों का तुम्हें करना भी है, तो बच्चों ध्यान से थोड़ा अच्छे से समझो इसको। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हैं इधर तशरीफ लाइए इधर, वो हैं बुलाकर कहते इधर आइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। बाबू गोपाल प्रसाद जैसे ही बैठते हैं, बैठने को इधर होते हैं, मगर उनका बेंत है जो जिसे पकड़ के वो आते हैं वह गिर पड़ता है। रामस्वरूप यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देता हूँ, सब बैठते हैं। वो कह रहा है कि ये बेंत
अब इतनी खातिरदारी सभी करते हैं, इतना मान सम्मान सभी देखिए, मैं तो मुझे दे दीजिए, मैं इधर इसको रख देता हूँ। है मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई, वो कह रहा है, रामस्वरूप कह रहा है, किससे? बाबू गोपाल और उनके बेटे शंकर से कह रहा है कि मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद कह रहा है खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। खकार कर बोलता है, होते ना ऐसे इस प्रकार से खकारा करते हैं, तो कहता है नहीं, तांगे वाला जानता भी था और हमें तो यहाँ आना ही था। रामस्वरूप फिर कहता है, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। ये कहता है कि है यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी है। गोपाल पर, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। यानी कि गोपाल प्रसाद कहता है कि नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, वैसे भी लड़के की शादी करनी ही है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई परेशानी नहीं की है। रामस्वरूप कहता है, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। अब वो कहता है ना कि जब आपस में दो लड़के का पिता और लड़की का पिता दोनों आपस में, तो आपस में एक दूसरे को ऊपर रखना चाहते हैं हमेशा, यही तो आदतें होती हैं कि मान सम्मान रखने के लिए। तुम तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। यानी कि रामस्वरूप कहता है, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं, हंसता हुआ बोलता है। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अब पूछता है किससे? उनके लड़के से, जो बीएससी करके मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पढ़ता है। तो उनसे पूछता है कि अब कितने दिनों के बाद? आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो, रीढ़ की हड्डी नाम है, लड़के की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, कमर झुका के ऐसे खड़ा हुआ है ना, तो वो इसी के ऊपर है कि यह किस प्रकार से लड़कियों कॉलेज में गया था। तो रामस्वरूप क्या कहता है, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, अब तो हम तो आपके ही सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब करते हुए बोलते हुए रामस्वरूप कहता है, कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। यानी वीकेंड में चला आया था, वैसे कॉलेज की तो कोई छुट्टियां नहीं थी। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। रामस्वरूप कहता है कि आपका कोर्स खत्म होने तो केवल साल भर रहा होगा लगभग। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। लड़का बेईमान, जब रामस्वरूप कह रहा है साल भर रहा होगा, तो कह रहा कोई साल 2 साल रहा होगा, उसे पता नहीं है, फिक्स नहीं पता, क्योंकि कहीं फेल हो चुका है। रामस्वरूप, साल 2 साल, अचानक थोड़ा सा। शंकर, है जी, 1 साल का मार्जिन रखता है, यानी कि 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौरियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख रहती। देखो क्या कह रहा है उसका पिताजी गोपाल प्रसाद, कि हमारे ज़माने में जैसे हम स्कूल से आते थे, दर्जनों भर रोटियां खाने के बाद भी, कचौरियां खाने के बाद भी, और खाना खाने को बैठते, वैसे की वैसे हमें भूख रहती, लेकिन इनको बीमारियां इसी उम्र में आती हैं, क्या करें रामस्वरूप बाबू। रामस्वरूप, कचौरियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। रामस्वरूप कह रहा है कि उस जमाने में कचौरियां पैसे की 2 आती थी। अब कह रहा है गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। अब कह रहा है 4 पैसे, वो कह रहा है 2 पैसे में तो पैसे की 2 कचौरियां आती थी, 1 पैसे की 2 कचौरियां। और अब बाबू साहब गोपाल प्रसाद कह रहा है कि 4 पैसे की ढेर सारी बालाई खाने की आती है, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई
कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। यानी कि अब तो बहुत सारे खेल खेले जाते, फिर भी हम दर्जनों कचौरियाँ खा करके खाने के लिए बैठते तो भूख वैसी की वैसी होती थी। लेकिन पहले तो बस मान लो क्या तो कोई क्रिकेट खेल लेता, क्या कोई हॉकी खेल लेता, और फिर भी मजाल कोई कह दे कि ये लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। अब शंकर और रामस्वरूप थे, वो खीसे निपोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनसे बातें करने लगते हैं, यानी उनकी खीसे की मतलब जो बातें हो रही थी कि पहले ऐसे था, ऐसे नहीं था, 4 पैसे 1 पैसे की 2 कचौरियाँ आती थी, 4 पैसे के बहुत सारे बलाई आती थी, और अकेले 2 आने खाने की औकात भी रखते थे। और आजकल तो बहुत सारे खेल भी होंगे, पहले भी खेल नहीं होते थे इतने, पहले हॉकी क्रिकेट ही खेला करते थे, फिर भी बहुत सारा खाना हम खा लेते थे। लेकिन ये लोग आज तक अब ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा रीढ़ की एकांकी का कुछ पाठ था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।